नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम समझने वाले हैं क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के इस अध्याय के सभी टॉपिक को बिल्कुल बारीक से बेहतर तरीके से समझने वाले हैं ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मूल पदार्थ का मतलब है बेटा वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मूल पदार्थ कहलाते हैं। याद रखना है, मूल पदार्थ का मतलब है वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद समझते हैं निर्मित पदार्थ क्या है। निर्मित पदार्थ का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ को निर्मित पदार्थ कहते हैं। और यह रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है कि निर्मित पदार्थ और मूल पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ तक आपका क्लियर है। यहाँ पे हमने समझा है रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन को भी रिमूव करता है। तो यहाँ पे सोडियम और जल के रासायनिक गुणधर्म अलग होंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक गुणधर्म अलग होंगे। कई बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। अभिकारक का मतलब होता है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे सोडियम और जल यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो सोडियम और जल को अभिकारक कहा जाएगा। एवं रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे उत्पाद होगा। तो उम्मीद है आपका अभिकारक और उत्पाद वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। एक बार और समझ लीजिए, अभिकारक का मतलब है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे सोडियम और जल इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए सोडियम और जल को अभिकारक कहा जाएगा। और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उस पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे उत्पाद कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो जब भी पेपर में रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार के एग्जाम्पल जरूर लिखना है। इसके बाद अलग से भी आपको अभिकारक की परिभाषा और उत्पाद की परिभाषा दी गई है। यहाँ पे एक बार हम और समझते हैं कि अभिकारक क्या है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उम्मीद है आपको अभिकारक की परिभाषा समझ में आ गई होगी। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद का मतलब है वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ जो है वो उत्पाद कहलाते हैं। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के और भी कई उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ईंधन का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। भोजन का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूध से दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और अगरबत्ती का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं होगा। फिर भी यदि डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके बाद देखते हैं आगे। तो आगे हमें समझना है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कई आधारों पर करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है अवस्था में परिवर्तन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएं तो जब हम हाइड्रोजन
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2O यानी कि जल का निर्माण होगा। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है, लेकिन जल जो हमें बन के तैयार हुआ है वह द्रव अवस्था में है। तो यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हुआ है, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया है और इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। दूसरा आधार है रंग में परिवर्तन, तीसरा आधार है गैस का निष्कासन, चौथा आधार है ताप में परिवर्तन, पांचवा आधार है अवक्षेप निर्माण। इन आधारों पर हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान जो है बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद अब समझते हैं हम आगे हमें समझना है रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। रासायनिक समीकरण का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और तीर के बाद लिखा है जल। इस तीर का भी मतलब हम समझेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन को अभी शब्द के रूप में लिखा गया है, ऑक्सीजन को भी शब्द के रूप में लिखा गया है और जल को भी शब्द के रूप में लिखा गया है। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण कहते हैं। इस समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं, लेकिन जब हम इसी समीकरण को प्रतीकात्मक रूप से निरूपण करेंगे, जैसे हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में निरूपण किया है और ऑक्सीजन को O2 के फॉर्म में निरूपित किया है और दोनों से मिलके हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O जल का निर्माण हुआ है। तो इसको हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जब किसी भी अभिक्रिया को उसके प्रतीकात्मक रूप में निरूपण किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का कुछ तरीका होता है, उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे हेडिंग डली है रासायनिक समीकरण लिखना, यानी कि किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य एक तीर का निशान लगा के दर्शाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों अभिकारक मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बनाते हैं। तो अभिकारक से उत्पाद की ओर जो तीर का निशान लगाया है ना, तो दोनों के मध्य तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है, यही लिखा है। अभिकारकों के बीच योग, जब अभिकारक दो या दो से ज्यादा होते हैं तो उनके बीच योग यानी कि प्लस चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादकों के बीच भी योग, जब उत्पाद भी दो या दो से ज्यादा होते हैं तो उनके बीच प्लस चिन्ह लगाकर दाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। तीर का जो सिरा देख पा रहे हैं ना आप जी, तीर का सिरा जो है वो किसकी ओर होता है, उत्पाद की ओर होता है, तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। यानी कि अभिक्रिया इस साइड से इस साइड हुई है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना रहा है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है, इस समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसलिए इसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 1 है और उत्पाद में भी 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, इसलिए कहा गया है कि अभिकारकों तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसलिए इसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिला है, असंतुलित समीकरण। इसको समझते हैं कि असंतुलित समीकरण क्या होता है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आप अपने नोट्स जरूर कंप्लीट करें।
इसके बाद हम देखते हैं असंतुलित समीकरण क्या होता है और संतुलित समीकरण क्या होता है। असंतुलित समीकरण का मतलब है वह समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उस समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन को भी रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पे सोडियम के परमाणुओं की संख्या 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। अब जितनी परमाणुओं की संख्या अभिकारक में है उतनी ही परमाणुओं की संख्या अगर हमारी जो है उत्पाद में होगी तो हम इसे संतुलित करेंगे, नहीं तो असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सोडियम तो 1 है, चलो चल गया। इसके बाद ऑक्सीजन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 1 और 2 3 है और यहाँ पे 2 है, इसलिए हम इसको असंतुलित समीकरण कहेंगे। संतुलित समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में लिखा है कि सोडियम के परमाणुओं की संख्या 2, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4, 2 और 2 4 हो गई और ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखोगे तो सोडियम जो है 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो टोटल हो गया 4। संतुलित समीकरण की आवश्यकता हमें क्यों होती है? कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संतुलित समीकरण की आवश्यकता क्यों है, समझाइए या लिखिए। तो वहाँ पे हमें इस कॉन्सेप्ट की बहुत आवश्यकता होती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, यानी कि द्रव्यमान को हम बदल नहीं सकते हैं, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। इसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली समीकरण का मतलब है असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण का ही दूसरा नाम है कंकाली समीकरण। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में कैसे बदलते, काफी इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा उसके बारे में हमें देखना है। रासायनिक समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है। एक विधि है जिसे क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि के माध्यम से संतुलित किया जाता है। अब कैसे इस विधि के माध्यम से संतुलित करते हैं उसको यहाँ पे हम काफी डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है Na, यानी कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके NaOH का निर्माण करता है और साथ में हाइड्रोजन को भी रिमूव करता है, यानी कि H2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस विधि में यानी कि हिट एंड ट्रायल विधि में क्या करेंगे, इस प्रकार से एक टेबल बनाते हैं। इस प्रकार से क्या करना है, हमें एक टेबल बनाना है और उस टेबल में हम पहले तो तत्वों को लिखेंगे कि कौन कौन से तत्व यूज हो रहे हैं। तो सोडियम है Na, हाइड्रोजन है H, ऑक्सीजन है O। इसके अलावा और कोई तत्व नहीं है, तो हमने तीनों तत्वों को लिख लिया। अब हम देखेंगे कि अभिकारकों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो सोडियम अभिकारकों में कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हमने कितना लिख लिया है, 1। इसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 लिख लिया। इसके बाद ऑक्सीजन 1 है, तो 1। ऐसे ही हमें उत्पादों में भी तत्वों के परमाणुओं की संख्या देखनी है। तो सोडियम 1 है, तो 1 लिख लिया। और यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन J है और 2 हाइड्रोजन J है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। और ऑक्सीजन देखोगे तो 1, यानी कि सोडियम भी हमारा संतुलित है, ऑक्सीजन भी हमारा संतुलित है, केवल हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। तो
अब हम इसको संतुलित कैसे करेंगे वो बड़े ध्यान से आप यहाँ पे समझना। देखो बेटा, अब जब हम इसको संतुलित करेंगे तो हमें कुछ चीजें यहाँ पे बिल्कुल बेसिक याद रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसी टेबल को हम फिर से बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक कॉलम बनाया तत्व, तो सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। और इसको हमें सेपरेट करके लिखना भी है, जैसे सोडियम का इस टाइप से कॉलम बनाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ है तो H, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा O। इसके बाद ये तो अभिकारक के लिए हो गया। उत्पाद में क्या करेंगे, उत्पाद में देखेंगे तो Na, O और H। इसके बाद हाइड्रोजन अलग है। अब तत्व को लिखेंगे तो सोडियम के तत्व कितने हैं, अभिकारक में एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है। यहाँ पे देखोगे तो सोडियम एक है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे दो है। अब सोडियम बेटा यहाँ भी अभिकारक और उत्पाद दोनों में पहले से ही संतुलित है, तो अभी इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो टोटल इस साइड हो गया है 3। तो इसको हमें बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे उसको हमें यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो गया 4। इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2। इसके बाद अब देखोगे तो हाइड्रोजन इस साइड 4 है और इस साइड 3 है, तो हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, तो अब सोडियम में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो गया, ऑक्सीजन में भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी 2। अब यहाँ पे जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो सोडियम जो हमारा डिस्टर्ब हो गया, तो इसमें हमने 2 का कर दिया तो सोडियम भी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब देख सकते हो सोडियम इस साइड 2 है, इस साइड भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन भी 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। यानी कि बैलेंस करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं कि सोडियम प्लस H2O, तीर का निशान लगाएंगे, और NaOH प्लस H2। अब बैलेंस करने के लिए क्या किया, सोडियम में 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 को लिख देंगे। H2O ग्रुप है ये हमारा पूरा, तो ग्रुप बाय ग्रुप डिवाइड किया था तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2। इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद और भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि कैसे हमें संतुलित करना है। जैसे आपके सामने एक रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, Fe प्लस H2O, अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस H2 का निर्माण होगा। यानी कि आयरन पानी के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे जंग जो है उसका निर्माण करता है और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। अब इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको ग्रुप बाय ग्रुप डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक ग्रुप है Fe का, इसको सेपरेट कर लिया। इसके बाद दूसरा ग्रुप है जिसमें H2 और O दोनों हैं, तो H भर लिख सकते हो, 2 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। उत्पाद को भी ग्रुप बाय ग्रुप डिवाइड करेंगे तो Fe और O,
एक ग्रुप जे हो गया और H एक अलग ग्रुप है। इसमें एक परमाणुओं की संख्या है, इसमें हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की 1, उत्पाद में ये 3 है और ये 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 2। तो सबसे पहले हम आयरन को ही बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे देख सकते हो 3 है। तो इसके साथ सिंपल है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे जो है कितना है 1, तो इसके साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन, तो ये हमारा 4 का किया तो 4, लेकिन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 8, तो इसके साथ 4 का कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 8। यानी बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 3Fe प्लस 4H2O और यहाँ पे हो जाएगा Fe3O4 प्लस 4H2O। तो इस प्रकार से हम बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, आप चाहें तो घर पे इनको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया जे असंतुलित समीकरण लिखा है, इसको हमने डायरेक्ट संतुलित समीकरण के रूप में यहाँ पे लिख दिया है। इसको भी आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम किसी दूसरी वीडियो में समझेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।